हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी 1000 ऑफ वर्ड का एपिसोड नंबर 4। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिन फेई ने ली चुन से झगड़े कर रिफाइंड गोल्ड खरीद लिया और इसी से वो अपनी सोड कास्ट करना चाहता था, जिसके लिए वो ली चुन के मास्टर एल्डर वू के पास गया। मगर ली चुन की चालाकी की वजह से एल्डर वू ने लिन फेई को सजा के तौर पर फर्नेस पर बांध दिया और फिर उनके वहाँ से जाते ही लिन फेई फर्नेस में कूद गया था। उसने फायर बीस्ट की पावर का यूज करके अपनी बॉडी और उस मेटल के टुकड़े को रिफाइन कर दिया, मगर इसी दरमियान वो फायर बीस्ट साइज में बड़ा हो गया और फिर वो लिन फेई को खत्म करने की कोशिश में लग जाता है। अब आगे तो हम देखते कि एल्डर वो वापस आ गए थे और उन्हें देखते ही ली चुन रोने का नाटक करते हुए उनकी तरफ रेंगते हुए आगे बढ़ता है। वो रोते हुए बता रहा था कि मास्टर लिन फेई यहाँ से भाग गया और अब हमें थोड़े समय पहले की कहानी दिखाई जाती है। एल्डर वो विंजियान पिक में सेक्ट लीडर से मिलने जा रहे थे और तभी उनकी मुलाकात टियानशिंग पिक के एल्डर डेंग से हो जाती है। वो कहते रहे एल्डर वो आप तो काफी बिजी इंसान हो, फिर आपका यहाँ पर कैसे आना हुआ? तो बताते हैं कि मैं तो बस सेक्ट लीडर से मिलने आया हूँ और मैंने सुना कि डीमन किंग का सील लूज हो गया था और वो डीमन आजाद होने की कगार पर था, मगर आपके डिसाइपल सॉन्ग टियानशिंग ने अपनी जान पर खेल के वो खबर हमारे सेक्ट तक पहुँचा दी। उसने हमारे सेक्ट को बर्बाद होने से बचा लिया। वाकई आपका डिसाइपल बहुत ही नेक बंदा है, आप उसे अच्छे से ट्रेनिंग देना ताकि वो आगे चल के एक पावरफुल कल्टिवेटर बन पाए। जिस पर सीनियर डेंग कह रहे थे कि अरे भाई तुम्हारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो तो सरासर गलत है। भले ही मेरे डिसाइपल टियानशिंग ने डीमन किंग की खबर हम तक पहुंचाई, मगर उस दिन टियानशिंग को बचाने वाला बंदा लियो शिनशाओ का डिसाइपल लिन फेई था। लिन फेई की वजह से ही मेरा डिसाइपल और हमारा सेक्ट बच गया। ये सुन के तो एल्डर होके होश ही उड़ गए थे। सीनियर डेंग बताते हैं कि जब लिन फेई को पता चला कि डीमन किंग आजाद होने वाला है तो उसने सेक्ट की सेफ्टी के लिए मेरे डिसाइपल को पोर्टल के जरिए सेक्ट में भेज दिया। उसी की वजह से ही मेरा डिसाइपल टियानशिंग जिंदा बच गया। ये सुनकर एल्डर वो को बहुत बुरा लग रहा था कि उन्होंने इतने अच्छे बंदे को अभी अभी फर्नेस पर टांग दिया है। और तभी सीनियर डेंग कहते कि अरे लिन फेई तो तुमसे मिलने आने वाला था ना, दरअसल उसे बताया गया था कि तुम उसके लिए सोड कास्टिंग करोगे। तो कहते अरे हाँ मैं तो भूल ही गया, चलो मैं अभी वापस जाकर लिन फेई की मदद करता हूँ। हालांकि सीनियर डेंग को उनका बर्ताव काफी अजीब लग रहा था। इधर हम लिन फेई को देखते हैं जो फायर बीस्ट के अटैक से बचने के लिए इधर उधर फुदक रहा था, जिसके बाद वो हवा में जंप करते हुए फर्नेस से बाहर जाने की कोशिश करता है, मगर वो फर्नेस उसे ऐसा करने से रोक रही थी, इसलिए वो बड़ी ही तेजी से नीचे गिर रहा था। मगर समय रहते लिन फेई ने खुद को संभाल लिया। अब उस फायर बीस्ट के साथ झगड़े करते हुए कह रहा था कि ओए मैंने तो बस तुमसे थोड़ी सी फायर एलिमेंट उधार ली थी, तो इसमें इतना भड़कने वाली क्या बात है यार। मगर वो बीस्ट तो उसकी एक नहीं सुन रहा था। वो लगातार लिन फेई पर अटैक करने की कोशिश करता है, जिसे लिन फेई आइस पावर से डिस्ट्रॉय कर रहा था। अब उस बीस्ट पर ढेर सारे स्लैश अटैक करना शुरू कर देता है, जिन्हें वो फायर बीस्ट 1 बाय 1 डिस्ट्रॉय कर रहा था। इधर लिन फेई ने अपने आसपास एक शील्ड बना ली जो कि उसे उस बीस्ट के फायर अटैक से बचा रही थी। और इसी वक्त एल्डर वो वापस आ गए थे। वो आते ही लिन फेई के बारे में पूछने लगते हैं तो ली चुन रोते हुए जाकर बताता है कि वो तो भाग गया। दरअसल आपके यहाँ से जाते ही अर्थ फायर भड़क गई थी। तो एल्डर वो फर्नेस को चेक करके बताते हैं कि अर्थ फायर के इरप्शन का एक पैटर्न है जिसे मैंने अपने हाथों से सेट किया था और यहाँ मौजूद सेटिंग के हिसाब से अर्थ फायर अपने आप इरप्ट नहीं हो सकती। ये तो 10 सालों में भी मुमकिन नहीं। जिस पर ली चुन कहते कि हाँ मास्टर मुझे भी थोड़ा सा अजीब लग रहा है, मगर वो सब अचानक से हो गया। अब एल्डर वो उससे आगे की कहानी पूछ रहे थे तो ली चुन बताता है कि फायर को देखकर लिन फेई डर गया। वो मुझे रिहाई की भीख मांग रहा था, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया, तो उसने खुद ही ब्लेजिंग फायर रोप को तोड़ के वो यहाँ से भाग गया। जिस पर मास्टर कह रहे थे कि ब्लेजिंग फायर रोप को इतनी आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। तो ली चुन कहते कि हाँ मास्टर, लेकिन लिन फेई ने उसे तोड़ दिया। जिसके बाद वो मास्टर के सामने अपना सिर झुका के कह रहा था कि मास्टर आप मुझे पनिश कीजिए, मैं आपने दिया हुआ टास्क कंप्लीट नहीं कर पाया। मगर मास्टर ऐसा नहीं करते क्योंकि उन्हें ली चुन की बातों पर यकीन हो गया था। इधर ली चुन भी काफी खुश था। वो सोचते कि अच्छा हुआ मैंने पहले ये कहानी बना के रखी। मास्टर कहते ठीक है अब तुम उठ जाओ। और तभी वहाँ की जमीन शेक होकर लिन फेई एक शील्ड की मदद से बाहर आ जाता है। वो मस्त अपने कपड़े साफ कर रहा था
तभी वो देखता है कि एल्डर वो और ली चुन उसे ही घूर रहे हैं। तभी ली चुन डर के मारे कह रहा था कि तुम जिंदा हो या फिर मर चुके हो। उसकी जुबान लड़खड़ाती हुई देखकर लिन फेई को मजा आ रहा था। अब लिन फेई उससे पूछ रहा था कि क्या तुमने कभी भी इतना हैंडसम भूत देखा है? मैं तुम्हें बताता हूँ कि इतना हैंडसम भूत तो हो ही नहीं सकता, और इट मीन्स कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। एल्डर वो भी उसे देखकर काफी शॉक थे। वो कहते लिन फेई आखिर तुम इस फर्नेस से जिंदा वापस कैसे आ गए? जिस पर वो कह रहा था कि सीनियर ये फर्नेस तो अंदर से कमाल की है मगर उतनी ही ज्यादा खतरनाक भी है, इसलिए आज मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ, आगे चल के किसी को भी इस फर्नेस पर टांग मत देना। वो क्या है ना, सभी लोग मेरे जैसे किस्मत वाले नहीं हो सकते जो इससे जिंदा बाहर आ पाए। अब एल्डर वो गुस्से में पूछ रहे थे कि एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या था। तो ली चुन तुरंत ही उनके सामने अपना सिर पटकते हुए बता रहा था कि मास्टर मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। जिसके बाद वो सारी हकीकत मास्टर को बता देता है, जिसे सुनकर वो बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे। वो कहते तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है। जिसके बाद वो एक लेटर लिख के टियानशिंग पिक को भेज देते हैं। वो कह रही थी ली चुन आज के बाद तुम सोड माउंटेन पर पहरा देने का काम करोगी। ये सुनकर तो ली चुन को शौक लग गया था। वो कहते मास्टर क्या आप मुझे मोजियान पिक से निकाल रहे हो? प्लीज मास्टर ऐसा न करो, मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की है, उसके लिए आप मुझे डांटे, मुझे मारे, कुछ भी करे मगर मुझे पिक से ना निकाले। प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दीजिए। जिस पर मास्टर कह रहे थे कि मैं तुम्हारा ईगो बर्दाश्त कर सकता हूँ, तुम मेरे नाम का इस्तेमाल करके लोगों को परेशान करते हो, मैंने ये भी बर्दाश्त कर लिया मगर झूठ तो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ली चुन तो बहुत ज्यादा रो रहा था। जिसके बाद वो हंसे जाने लगता है। उसने मुड़ के अपने मास्टर को देखा मगर वो उस पर बहुत नाराज थे। जिसके बाद वो लिन फेई को देखता है जो कि उसे देखकर बेशर्म जैसा स्माइल कर रहा था। अब ली चुन के जाने के बाद एल्डर वो लिन फेई से पूछती कि बोलो बच्चे क्या तुम इस पनिशमेंट से खुश हो? जिस पर वो कहता है कि आपने सच्चाई का साथ दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब एल्डर उससे कह रही थी चलो ये मामला तो सेटल हो गया, अब तुम मुझे सच्चाई बताओ कि आखिर तुम जानबूझ के फर्नेस में क्यों कूद गए? तो लिन फेई कहता है क्या मैं और वो भी जानबूझ के गिरा? ना ऐसा तो नहीं हो सकता। मगर एल्डर को पता था कि वो उनसे झूठ बोल रहा है। तो लिन फेई उन्हें बताने लगता है कि वो तो बस एक एक्सीडेंट था। ली चुन मुझे परेशान करने के लिए अर्थ फायर को बढ़ा रहा था। अब आप ही बताओ क्या इतनी बड़ी फायर को देख के मुझे डर नहीं लगेगा? वेल मेरी तो फट गई थी। फिर मैं खुद को बचाने की कोशिश करने लगा और उसका अंजाम ये हुआ कि मैं सीधा फर्नेस में जाके गिर गया। और सच बताओ तो मैं वहाँ पर अच्छी तरह से पकने वाला था मगर फिर अर्थ फायर एरप्ट हो गई और फिर उसी के प्रेशर से मैं फायर वेव के साथ बाहर ढकेला गया। और ये सब सुनकर एल्डर वो कह रहे थे कि मानना पड़ेगा लियो शिनशाओ का डिसाइपल बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। वो तो स्पिरिट नरिशिंग रेल्म पर होके भी मेरी ब्लेजिंग फायर रोप से बच के निकल गया। इतना ही नहीं वो तो ओमनी डायरेक्शन विंड फर्नेस से भी बच गया। देखा जाए तो तुम पहले बंदे हो जो ये कारनामा कर पाए। ये सुनकर लिन फेई शर्माते हुए कह रहा था कि ओ सीनियर आप तो मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफें कर रहे हो। देखा जाए तो मुझ में ऐसा कोई टैलेंट नहीं, बस इतनी सी बात थी कि मैं थोड़ा सा लकी साबित हुआ। तो एल्डर वो बताते हैं कि अच्छी किस्मत भी किसी पावर से कम नहीं, मगर वो दिल में ही कह रहे थे कि ये लड़का तो मुझे उल्लू बना रहा है। मुझे पता है इस फर्नेस से बिना घायल हुए बाहर आना इम्पॉसिबल है। मेरे ख्याल से इसके पास फायर को कंट्रोल करने की कोई सीक्रेट स्किल है। इधर लिन फेई भी दिल में ही कह रहा था कि इस बुढ़े को पता है कि मैं इससे कुछ छुपा रहा हूँ, मगर जब तक मैं ये बात खुद कबूल नहीं करता तब तक ये बस अंदाजे ही लगा सकता है। जिसके बाद एल्डर वो कह रही थी चलो कोई बात नहीं, शायद तुम मुझे अपना सीक्रेट नहीं बताना चाहते और मैं भी तुम पर कोई फोर्स नहीं करूंगा। तो आज हम बस सोड फोर्जिंग के बारे में ही बात करेंगे। सो लेवल 1 और लेवल 2 के रिफाइंड गोल्ड से हम थोड़े लो क्वालिटी वाले सोड सीड को फोर्ज कर सकते हैं। अगर तुम्हें टॉप क्वालिटी का सोड सीड फोर्ज करना है तो तुम्हारे पास चौथी लेवल का रिफाइंड गोल्ड होना चाहिए। यहाँ पर मैं लगभग 100 सालों से सोड को फोर्ज करता आया हूँ और मैंने अभी तक बस लो क्वालिटी की गोल्ड को ही ज्यादा देखा है। चौथी लेवल का गोल्ड बहुत ही कम बार यहाँ आया है। तो बताओ अब तुम्हें कौन सा वाला सोड सीड चाहिए? जिस पर लिन फेई कहता है कि मुझे तो सबसे बेस्ट वाला सोड सीड फोर्ज करना है। तो कहते कि अच्छे सीड के लिए अच्छे मटेरियल की जरूरत होती है। अगर तुम्हारे पास खास मटेरियल नहीं है तो मैं तुम्हें वो प्रोवाइड कर सकता हूँ। मेरे पास कई सारे टॉप क्वालिटी के मटेरियल है, तुम उनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो, मगर उसके लिए बदले में तुम्हें अपनी फायर कंट्रोल स्किल मुझे सिखानी होगी। लिन फेई दिल में ही
कह रहा था कि ये बंदा तो हाथ धो के मेरे पीछे पड़ा है, ये चाहता है कि मैं उसे अपनी स्किल बताऊं, मगर इसने मुझ पर अपनी कल्टीवेशन या फिर जो पोजीशन है उसका रोब नहीं दिखाया। ये तो बस मेरे साथ एक प्रॉपर सौदा करना चाहता है। अगर ये चाहता तो मुझ पर जबरदस्ती भी कर सकता था, मगर इसने ऐसा नहीं किया। तब एल्डर वो कहती कि मैं जानता हूँ तुमने ली चुन को जानबूझ के फंसाया था, मगर उसके भी इरादे नेक नहीं थे, इसलिए उसे उसके कर्मों की सजा मिल गई। मुझे ली चुन और तुम्हारे दरमियान के मसलों के बारे में कुछ भी नहीं जानना, मगर तुम्हारे पास जो फायर कंट्रोल की स्किल है उसे तो मैं जरूर से हासिल करूंगा। मैं 300 सालों से सोर्ड्स को फोर्ज करता आया हूँ और मैं सोर्ड फोर्जिंग का मास्टर बनने से बस एक कदम दूर हूँ, और वो चीज है फायर कंट्रोल स्किल, वो मेरे पास नहीं है और इसी वजह से मैं अभी तक ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। सो देखो बच्चे, अगर तुम्हें ये वाली डील पसंद नहीं आई तो तुम मुझे कुछ और भी मांग सकते हो, तुम्हें जो चाहिए वो मैं कहीं से भी ला कर दे दूंगा। जिस पर लिनफे कहता है कि मास्टर आपकी इस काइंड ऑफर के लिए शुक्रिया, मगर जिस मटेरियल की मुझे जरूरत है वो ऑलरेडी मेरे पास है, जरा इस गोल्ड को चेक कीजिए, क्या इससे काम बन जाएगा। और फिर वो एल्डर वो को गोल्ड पीस दिखाता है, जिसे देखकर तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। ओके तेरे ये तो फिनिक्स आयरन है। जिसके बाद उस पे अपना ब्लड डाल के चेक करते हैं, उनके ऐसा करते एक छोटू सा फिनिक्स बर्ड उससे बाहर निकल आया। ओके तेरे ये तो रियल फिनिक्स आयरन है, मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं इसे देख पाऊंगा। मैं इसे खास तरीके से फोर्ज करके इसका एक लाइट वेपन बना दूंगा, बस मुझे इसके लिए 7 दिनों का वक्त चाहिए। तो लिनफे उन्हें तुरंत ही थैंक्स बोल देता है। जिसके बाद हमें लिनफे के पहले जन्म कुछ कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर एक कल्टीवेटर ने अपने सोड से ही पहाड़ को काट दिया था। हर तरफ उसी के चर्चे हो रहे थे और ये खबर लिनफे भी सुन लेता है। लोग आपस में ही बात कर रहे थे कि सीनियर बानहु जिंदान रेल पर ब्रेक थ्रू कर चुके हैं। लिनफे तो उनकी बातों में ही खो गया था। वो लोग कहते कि सीनियर बानहु ने एक ही स्ट्राइक में माउंटेन को काट दिया, वो तो तलवारबाजी के जीनियस है। चलो हम उन्हें मिलकर मुबारकबाद देंगे। अब उन लोगों के वहाँ से जाने के बाद उसी कमरे की खिड़की से बानहु अंदर दाखिल हो गए। लिनफे कहता है कि रे सीनियर, पूरा सेक्ट आपको ढूंढ रहा है, वो आपको कांग्रेचुलेट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। सो बानहु तुरंत ही वहीं पर बैठ जाता है। वो कह रहा था कि मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए प्लीज मुझे यहाँ पर छुपने दो। तो लिनफे कह रहा था कि अगर आपको लोगों का ध्यान आपकी तरफ खींचने से दिक्कत है तो फिर आपने माउंटेन को काट के इतना बड़ा सीन क्रिएट ही क्यों किया, आपकी वजह से ही तो लोगों का ध्यान आप पर आ गया है। तो कहते रहे ये तो मैंने तुम्हारे लिए किया था, तुम ही कहते रहते हो कि माउंटेन पर क्लाइंब करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जब मैंने ब्रेक थ्रू किया तब मुझे अपने अंदर एक खास एनर्जी महसूस हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो लिनफे के लिए पहाड़ी थोड़ा सा छोटा किया जाए। जिस पर लिनफे कहता है अच्छा जी, अब तो आप मुझ पे ही बिल फाड़ रहे हो। खैर अगर समय मिले तो 2-4 और पहाड़ काट देना ताकि मुझे उन पे क्लाइंब करने में आसानी हो। तो बानहु कहता है ठीक है मेरे भाई, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और ये डिश तो बहुत ज्यादा टेस्टी है, तुम काफी अच्छा खाना पका लेते हो। मगर लिनफे तो खुद से ही ज्यादा नाराज था। वो कहता है मेरा नाम भी लिन है और आपके नाम में भी लिन आता है, लिन बानहु, मगर हम दोनों में इतना फर्क क्यों है, मुझे भी आपके जैसे पहाड़ों को काटना है। जिस पर बानहु कह रहा था मेरे भाई ये छोटे मोटे काम मैं संभाल लूंगा, तुम बस अपनी रीडिंग पर फोकस करो। तो लिनफे भी उन्हें चीयर्स कर देता है। अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। लिनफे कह रहा था कि मेरे भाई बानहु आप फिक्र ना करें, मैं हमारी सोड इंक्वायरी सेक्ट को आपके लिए प्रोटेक्ट करूंगा। जिसके बाद वो घर वापस जा ही रहा था कि तभी वो देखता है कि एक बंदे ने उनका घर जाने का रास्ता ब्लॉक किया है। दरअसल ये बंदा टियानशिंग पिक का डिसाइपल शीहे था और ये स्पिरिट नरिशिंग की मिडिल स्टेज का कल्टीवेटर है। उसने मल्टीपल सोर्स बनाकर 3 डिसाइपल पर अटैक करना शुरू कर दिया, जिन्हें काउंटर करते हुए जैंग घायल हो जाता है। लिनफे को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो कहता है रुक जाओ, जिस पर शी कहता है कि ये लो एक और आ गया। अब लिनफे जैंग को संभालने लगता है। जैंग कह रहा था कि शी है अगर तुम्हें फाइट करनी है तो चलो किसी और जगह जाएंगे, यहाँ पर सीन क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं। जिस पर शी कह रहा था कि तुम्हें जो भी बोलना है वो सोर से बोलो, मैं तो बस तलवारों की भाषा समझ सकता हूँ। तभी लिनफे बीच में दखल देते हुए कह रहा था कि तुमने मेरे यूहेंग पिक का रास्ता ब्लॉक किया है और ये हमारा पिक है, तो यहाँ पर तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी। जिसके बाद लिनफे उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, तो शिनहे भी उस पर तुरंत ही तलवारों से हमला कर देता है, जिसे लिनफे ने डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये देखकर शिनहे हुनियान सोड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जो लिनफे को चारों ओर से घेर रहा था। लिनफे देखता है कि कई सारी तलवारें उसके आसपास घूम रही हैं। इधर लिनफे को बेबस देखकर शिनहे
कह रहा था कि यूहिंग पिक के डिसाइपल किसी काम के नहीं है। और तभी लिनफी उन घूमती हुई सोर्स पर अटैक करना शुरू कर देता है। जैंग लिनफी की मदद करने के लिए आगे तो बढ़ता है, मगर वो सोर्स से घायल होके नीचे गिर गया था और उसे घायल देखकर लिनफी और ज्यादा भड़क गया। वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए इस फॉर्मेशन को ब्रेक करता है, मगर इसी चक्कर में लिनफी की सोर्ड टूट गई। शीहे कह रहा था कि भाई तुम तो ये मुकाबला हार चुके हो, इस बार मैं जीता क्योंकि मेरे पास खास वेपन है जो कि तुम्हारे पास नहीं था, और इसी वजह से ये जीत मेरे लिए मायने नहीं रखती। मगर अगली बार हम दोबारा से फाइट जरूर करेंगे। जिस पर लिनफी कहता है कि ये तुम्हें किसने बोला कि मैं हार गया हूँ। ये सुनकर वहाँ मौजूद लोग कह रहे थे कि ये बंदा तो एक नंबर का घमंडी है, ये मुकाबला हार के भी अपनी हार मान नहीं रहा। उनकी बातें सुनकर जैंग गुस्सा हो गया था। वो कहते तुम लिनफी के बारे में कोई बकवास नहीं करोगे। और तभी वो लोग देखते हैं कि लिनफी ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया है। शीहे भी ये देखकर हैरान था क्योंकि लिनफी की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज हो रही थी। वो कहता है कि मैंने ऐसा बंदा पहली बार देखा है जो हारने के बावजूद भी दोबारा से मुझे चैलेंज करने की हिम्मत दिखा रहा है। तो लिनफी कहता है कि हाँ मैं भी तुम्हारे बारे में यही सोच रहा था। वेल मुझे पता है कि तुमने अपना फॉर्मेशन फुल्ली एक्टिवेट नहीं किया था, तुमने अपनी पावर्स हाइड करके रखी, तो मैंने भी वही किया। तब शीहे तुरंत ही हुंडुन सील को एक्टिवेट कर देता है। ये देख के सभी डिसाइपल्स हैरान थे। वो सभी लोग इस मूव को डर के पीछे हट गए थे और अब शीहे लिनफी पर अटैक करना शुरू कर देता है। जैंग तो लिनफी के लिए बहुत फिक्रमंद था और तभी लिनफी अपनी सोड ऑरा के दम पर हुंडुन सील को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसने शीहे को बड़ी आसानी से हरा दिया। इस बार शीहे ने भी खुद ही हार मान ली थी। लिनफी उससे कहता है कि शायद आज का दिन मेरा अच्छा था इसलिए मैं जीत गया, वरना तुमसे जीतना मुश्किल है। शीहे को भी लिनफी का एटीट्यूड बहुत ज्यादा पसंद आया था। उसे ग्रीट करके अपना नाम बताता है। वो कह रहा था कि मैं उम्मीद करता हूँ कि रिले असेंबली में मैं तुम्हारे साथ फाइट कर पाऊँ क्योंकि तुम्हारे साथ फाइट करके मुझे काफी अच्छा लगा। और इसके लिए लिनफी भी राजी था। जिसके बाद शीहे अपनी सारी सोड को कलेक्ट करके एक ही सोड में ऐड कर देता है और फिर वो चुपचाप वहाँ से चला गया। सभी डिसाइपल कह रहे थे कि आखिर ये बंदा कौन है जिसने शीहे को हरा दिया। जिस पर जैंग कहता है कि तुम्हें तो ये बात पता होनी चाहिए कि ये मेरा भाई लिनफी है और आइंदा से इसके बारे में कोई बकवास मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी लिनफी उन डिसाइपल से कहता है कि चलो चलो अब फुट लो यहाँ से, तुम काफी देर से फ्री में शो देख रहे थे, अगर आप यहाँ पर रुके तो मैं तुमसे पैसे लेना शुरू कर दूंगा। तो लोग कहते कि इसके पास तो बस सोड हो रहा है, ये कोई खास बंदा नहीं, और फिर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। अब जैंग तो लिनफी की काफी तारीफें कर रहा था। तो लिनफी कहता है कि तारीफें बाद में कर लेना, पहला मुझे ये बताओ कि तुम्हारे और शीहे के दरमियान फाइट क्यों हुई थी। तो जैंग कहता है क्यों, इसके लिए तो हमें 1 महीना पीछे जाना पड़ेगा। फिर वो पूरी कहानी लिनफी को बता देता है। लिनफी को तो इस कहानी पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो कहता है पहला तो तुम लोगों ने एक ट्रेजर मैप खरीदा और फिर तुम सिहाई रेगिस्तान में जाकर ट्रेजर के लिए खुदाई करना शुरू कर दिए, मगर वहाँ तुम्हें ट्रेजर नहीं मिला बल्कि उसी गड्ढे से तुमने शीहे को बाहर निकाला। ये तो बकवास है। जिस पर जैंग कह रहा था हाँ सीनियर मुझे पता है आपको ऐसा ही लगेगा, मगर वाकई वो बंदा रेत के अंदर था। अब आप ही मुझे बताओ कि ऐसे अजीबोगरीब शौक कौन पालता है। उस पागल शीहे ने खुद को रेत के अंदर दफन किया हुआ था। और तभी लिनफी उसे एक रख के देता है। वो कह रहा था अरे सीनियर मैंने तो आपको सब बता दिया, फिर आप मुझे क्यों कूट रहे हो। तो लिनफी कहता है कि अच्छा हुआ शीहे ने तुम्हारे हाथ पाँव नहीं तोड़े, उसकी जगह कोई और होता तो तुम्हें पकड़ पकड़ के काफी अच्छे से धो देता। तुम लोगों को शायद पता नहीं है टियानशिंग पिक के पास एक स्पेशल स्किल है जिसे गोल्डन क्रॉसवर्ड टेक्निक कहा जाता है। इसे प्रैक्टिस करने के लिए रेत में धंसना जरूरी है, तभी जाके स्किल को मास्टर किया जा सकता है। और तुम लोगों ने उस बेचारे को रेत से बाहर निकाल लिया। अच्छा वो बेचारा रेत के काफी अंदर था, अगर वो थोड़ा सा ऊपर होता तो तुम्हारे खींचने की वजह से उसे इंटरनल इंजुरीज भी हो सकती थी। अब ये सुनकर वो तीनों बंदे कंफ्यूज हो गए थे। वो कहते हाँ ठीक है हमसे गलती हो गई, मगर उसने भी तो जानबूझ के हमारा रास्ता रोका। जिस पर लिनफी कहता है कि चलो ठीक है अब ये मसला सॉर्ट आउट हो चुका है, बस अगली बार अगर कोई तुम्हें कम कीमत में खजाने का नक्शा दे तो उस बंदे पर यकीन मत करना। अब रात के समय लिनफी आई ऑफ हेवन को देख रहा था। वो कहता है पता नहीं ये ट्रेजर के मैप वाली बात इत्तेफाक है या फिर कुछ और।
अगर मेरी कल्टीवेशन लेवल को देखा जाए तो फिलहाल मैं उस जगह पर नहीं जा सकता जहाँ पर वो ट्रेजर है, यानी कि सारी बातें मेरी पावर्स पे ही आके रुक जाती है। अगर मेरे पास ढेर सारे रिसोर्सेज रहे तो ही मैं एक स्ट्रॉन्ग डिसाइपल बन सकता हूँ और फिर मैं आगे होने वाली रिले असेंबली कॉन्टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम एल्डर वू को देखते हैं जो एक सोड को यील्ड करके फर्नेस में डाल देते हैं। फर्नेस में मौजूद बीस्ट उस सोड के वहाँ पहुँचते ही उस पर आग फेंकना शुरू कर देता है। वो उस सोड को अच्छी तरीके से रिफाइन कर रहा था और फिर एल्डर वू ने अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस आग को रोक दिया, जिससे उस सोड ने एक फिनिक्स बर्ड को रिलीज कर दिया था। इधर लिन फे उनके घर के सामने इंतजार कर रहा था कि कब उसके मैग्निफिसेंट सोड तैयार हो जाए और तभी एल्डर वू ने डोर ओपन कर दिया। लिन फे के सामने फिनिक्स सोड तैयार थी। वो तुरंत ही जाकर अपनी सोड को उठा लेता है। एल्डर वू उससे कह रहे थे कि तुम्हें अपने वाइटल स्पिरिट को इसके साथ जोड़कर इसे जगाना होगा, तो लिन फे तुरंत ही उसमें अपनी वाइटल स्पिरिट डाल देता है, जिससे फिनिक बर्ड रिलीज हो रहा था। लिन फे कहता है कि ये तो इनेट वेपन है और ये देखकर एल्डर वो भी खुद से ही खुश हो गए थे। वो कहते इतने सालों में मैंने पहली बार ऐसा कोई वेपन बनाया है जो कि इनेट सोड स्पिरिट के साथ ही पैदा हुआ। और अब वो फिनिक्स बर्ड वापिस से लिन फे की सोड में चला जाता है। एल्डर लिन फे को बता रहे थे कि इस सोड को फोर्ज करते वक्त मुझे फिनिक्स के गाने सुनाई दिए थे, तो क्या हम इसका नाम फिनिक्स सोड रख सकते हैं? जिस पर लिन फे कह रहा था कि मास्टर आपको जो सही लगेगा वही रखेंगे। वैसे फिनिक्स सोड भी काफी अच्छा नाम है मास्टर। मैं जानता हूँ कि आपने इस सोड को फोर्ज करने में बहुत मेहनत की है और उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने इस सोड बनाकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया, मैं आपका कर्जदार हूँ। जिस पर वो कहते कि बच्चे प्लीज ऐसी बातें मत करो। पहला तो मुझे लगा था कि मेरी कल्टीवेशन लेवल कम होने की वजह से मैं इसे कास्ट नहीं कर पाऊंगा, मगर फिनिक्स स्पिरिट सोड को बना के मैं श्योर हो चुका हूँ कि मैं ऐसे वेपन भी बना सकता हूँ। अब मुझे कोई मलाल नहीं है। तभी लिन फे उनसे पूछता है कि मास्टर क्या आपने कभी फायर ड्रैगन्स हेवंस बोल्ट सोड टेक्निक का नाम सुना है? जिस पर वो कहते हैं हाँ वो सोड टेक्निक तो बहुत ही फेमस है। मैंने तो ऐसी भी अफवाहें सुनी थी कि उसमें एक सीक्रेट फायर कंट्रोल स्किल है, मगर बदकिस्मती से आज तक वो स्किल कोई भी ढूंढ नहीं पाया। मैंने भी इस टेक्निक की कॉपी ली थी, मगर मुझे उसमें कोई स्पेशल बात नजर नहीं आई। ये सब सुनकर लिन फे सोच रहा था कि इतने हजारों साल बीत गए मगर आज तक इस सीक्रेट स्किल को कोई भी ढूंढ नहीं पाया। मैंने और सीनियर बानहो ने मिलकर ये किताब लिखा था और हमने उसकी कुछ मूव को उलट पुलट कर दिया ताकि उसे बस कोई स्मार्ट बंदा ही पहचान पाए, मगर अब तो लगता है कि ऐसा कोई होशियार बंदा नहीं जो उस फायर स्किल को ढूंढ पाए। जिसके बाद वो एल्डर उसे कहता है कि सीनियर मैं भी कुछ खास टैलेंटेड नहीं हूँ, मगर मैंने एक्सीडेंटली उस सीक्रेट स्किल को डिस्कवर कर दिया और यही वजह थी कि मैं आपकी ओमनी डायरेक्शनल विंड एंड रेन फर्नेस में जाकर वापिस आ गया। जिस पर एल्डर वो कहते कि बेटे लिन फे सीक्रेट फायर कंट्रोल स्किल मेरे जैसे लोहार के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए प्लीज इस स्किल का मजाक मत उड़ाओ। तो लिन फे कहता है कि सीनियर अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो फिर आपने सोड टेक्निक के सेक्शन को गौर से देखना चाहिए। उसमें लिखा है कि वाइटल मोमेंट को कैसे सेपरेट किया जाए। ये सुनकर वो तुरंत ही सोड टेक्निक के बुक को पढ़ने लगते हैं। वो कह रहे थे कि इसमें कुछ क्रूशियल पार्ट मिसिंग है, मुझे तो इसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो लिन फे उनसे कहता है कि अब आप पेज नंबर 8, 18 और 28 को चेक कीजिए। इन तीनों पेजेस पर सोड मूवमेंट के पाथ को क्लियरली बताया गया है। अगर आप उन दोनों पाथ यानी कि वाइटल स्पिरिट मूवमेंट और सोड मूवमेंट को पढ़ोगे तो आपको सीक्रेट स्किल मिल जाएगी। तो एल्डर वो वैसे ही करते हैं और थोड़ी देर में उन्हें वो सीक्रेट स्किल समझ आ गई। वो लिन फे को बता रही थी कि यहाँ पर जो पार्ट मिसिंग था वो किसी और ही पेज पर लिखा गया और इसी वजह से ये स्किल किसी को समझ नहीं आई। जिस पर लिन फे कहता है हाँ ये बात तो है, इस बुक को लिखने वाला बंदा बहुत ही ज्यादा चालाक था। जिस पर वो कहते कि मेरे ख्याल से ये बुक जिसने भी लिखी है उसके पास और कोई काम नहीं होगा, इसलिए उस बंदे ने इस सोड टेक्निक की किताब को काफी घुमा फिरा कर लिख दिया। बच्चे तुम्हें नहीं पता कि मैंने और कई सारे लोहार साथियों ने इस टेक्निक के चक्कर में कितने साल जाया किए। जिस पर लिन फे कहता है कि आपका समय तो वाकई बर्बाद हो गया था और अब एल्डर वो लिन फे का शुक्रिया अदा करने लगते हैं। तो लिन फे उन्हें रोकते हुए कह रहा था कि सीनियर प्लीज मुझे थैंक्स ना बोले, मैं तो इसके लायक भी नहीं हूँ। अब एल्डर उसे बताते हैं कि मैं कभी किसी का एहसान नहीं रखता, इसलिए तुम एक काम करो, इनमें से कोई भी मैजिक वेपन सिलेक्ट करो। तो लिन फे उनसे पूछ रहा था कि क्या मैं मैजिक वेपन के अलावा और कुछ मांग सकता हूँ। जिस पर वो कहते कि हाँ जरूर, जो भी चीज मेरे पावर में है तुम उसमें से कुछ भी मांग सकते हो। तो लिन फे कहता है कि मैंने सुना था आपके मुजियान पिक में डार्क स्टील ले लाइन है, तो मैं उसे देखना चाहता हूँ। तो कहते बस इतना ही। जिस पर लिन फे
कह रहा था कि ना इतना नहीं, मैं और भी कुछ चाहता हूँ। प्लीज आप मुझे लेलाइन के एडमेंट एनर्जी को यूज करने की ट्रेनिंग दीजिए। जिस पर एल्डर वो कह रहे थे कि बच्चे ये वेपन्स बहुत ज्यादा खास है, ये तुम कहीं पर भी खरीद नहीं सकते, मगर तुमने इन्हें ठुकरा कर दूसरी ही चीज मांग ली, जो कि मेरे हिसाब से एक मामूली सी चीज है। तुम एडमेंट एनर्जी को यूज करने की ट्रेनिंग चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे दूंगा। अब तुमने तो मन बना ही लिया है, तो भला मैं तुम्हें मना कैसे कर सकता हूँ। तो अब चलो मेरे साथ। जिसके बाद वो एक पोर्टल के जरिए लिनफे को अपने साथ ले जाने लगते हैं। लिनफे की तो डर के मारे चीखें निकल रही थी, मगर इससे पहले कि उसके प्राण ही निकल जाए, ये लोग डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। वहां जाते ही पहला तो लिनफे ही उल्टियाँ कर रहा था, जैसे हम में से कई सारे लोगों को ट्रैवलिंग करते हुए उल्टी होती है, तो वैसा ही हाल हमारे लिनफे का था। वो कहते सीनियर, नेक्स्ट टाइम पोर्टल में जाने से पहले मुझे बता दिया करो, ताकि मैं घर से खाना खा के नहीं आऊंगा। जिसके बाद ये लोग डार्क स्टील ले लाइन में पहुंच चुके थे। दरअसल ये डार्क स्टील की मिनरल वेन थी। एल्डर वो बताती है कि हमारे सेक्ट में मौजूद जितनी भी तलवारें हैं वो इसी से बनाई गई है। लिनफे देखता है कि वहाँ पर तो ढेर सारी एडमेंट एनर्जी है। एल्डर वो बताते कि नीचे एक वैली है, वहीं पर ले लाइन की सारी एनर्जी जमा होती है। लिनफे तुम वहाँ जाकर बिंदास ट्रेनिंग कर सकते हो। और देखा जाए तो लिनफे के लिए ये सुनहरा मौका था। उसे ऐसे एडमेंट एनर्जी की जरूरत थी ताकि वो अपने पावर्स को बड़ी तेजी से बढ़ा पाए, मगर आगे उसके साथ क्या होने वाला है इस खतरे से वो अनजान था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।